जनक की आंखों में आंसू थे, लेकिन होठों पर खामोशी का ऐसा पर्दा पड़ा था कि कोई भी उसकी पीड़ा को पूरी तरह नहीं पढ़ सकता था। वह उस भीड़ में खड़ी थी जहां उसका अपना जीवन बिखर कर रह गया था। एक तरफ ऋषि जिसे वह अपनी जान से ज्यादा चाहती थी, दूसरी तरफ मून और अदिति की चालें, और फिर सबके सामने हुआ वो कांड जिसने जनक के दिल को पूरी तरह से तोड़ दिया। भीड़ के बीच ऋषि घबराया हुआ खड़ा था और मून उसकी तरफ देखते हुए चिल्लाई, आज तुम्हारे हाथों से अपनी मांग भरवा कर रहूंगी। ऋषि उसकी आंखों में जुनून था और आवाज में पागलपन। वह सब कुछ भूल चुकी थी, क्या सही क्या गलत। उसे सिर्फ अपना मकसद चाहिए था ऋषि को अपना पति साबित करना। चारों तरफ सन्नाटा था, सबके चेहरे पर हैरानी, लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाला था अर्शी और उसके परिवार का सपोर्ट। उन्होंने मून की बातों को चुपचाप स्वीकार कर लिया और साथ खड़े हो गए, मानो सब कुछ पहले से ही तय था। जनक की आंखें फटी की फटी रह गईं, उसका चेहरा फीका पड़ चुका था और दिल में उठती हलचल को रोक पाना उसके लिए अब नामुमकिन था। ऋषि मून की तरफ बढ़ा, लेकिन कांपते हुए कहने लगा, अदिति ये क्या कर रही हो, ये ठीक नहीं है। पर अदिति रुकी नहीं। उसने रोते हुए चिल्लाते हुए कहा, ये सब उसके तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने मुझसे प्यार का नाटक किया और अब पीछे हटना चाहते हो। नहीं ऋषि, अब नहीं। चाहे तुम किसी और के पति हो या किसी और के हो, मेरे लिए तुम सिर्फ मेरे होगे। आज सबके सामने ये साबित होकर रहेगा। ऋषि के हाथ में जबरदस्ती सिंदूर पकड़वा कर उसने अपनी मांग भरवा ली। ये पूरी भीड़ सन्न रह गई। ये किसी की हिम्मत नहीं हुई कुछ कहने की। और फिर कैमरा जनक की तरफ शिफ्ट हुआ, जिसकी आंखें अब रोशनी से नहीं बल्कि आंसुओं से चमक रही थी। वो कुछ नहीं बोली, उसकी सांसें जैसे रुक गई हों और आंखें एकटक बस उस एक दृश्य को देख रही थी, जैसे उसके कानों में कोई आवाज़ गूंज रही हो लेकिन बाहर कुछ भी सुनाई ना दे रहा हो। फिर एक पल में ही वह उस भीड़ से बाहर निकल गई, दौड़ती हुई, बड़ी बड़ी आंखों में टूटे हुए सपनों का तूफान लेकर। उसकी रफ्तार उसके दिल की धड़कनों में से तेज थी। हर कदम के साथ उसकी उम्मीदें पीछे छूट रही थी। बाहर निकलते ही उसने आसमान की तरफ देखा और फिर जमीन की ओर झुक गई। उसकी आंखों से बहते हुए आंसू मिट्टी में मिल गए और वह वहीं बैठ गई, खुद को संभालती रही, लेकिन हिम्मत जवाब दे गई। उसके मन में बस एक ही सवाल था, क्या ये सब झूठ था? ऋषि जिसे मैंने अपना सब कुछ समझा, जिसने मेरी मांग में सिंदूर भरा, उसने ही मुझे पराया कर दिया। और तभी बैकग्राउंड में सैड म्यूजिक बजता है। ये तेरी यादों में खोए रहते हैं। उस धुन के साथ जनक की आंखों से बहते आंसू, टूटे दिल की खामोशी और उसके अंदर का दर्द सब दर्शकों तक पहुंचता है। दूसरी तरफ सीन फ्लैशबैक में शिफ्ट होता है, जहां अदिति और उसकी माँ अर्शी की प्लानिंग दिखाई जाती है। अर्शी कहती है, अगर ऋषि जनक से अलग नहीं होता तो तुझे कुछ बड़ा करना होगा। अदिति का चेहरा गुस्से और जुनून से भरा होता है। वह कहती है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया क्या सोचेगी, मुझे सिर्फ ऋषि चाहिए, मैं कुछ भी कर सकती हूँ उसके लिए। उसी वक्त ऋषि की माँ की भी एक छोटी सी झलक मिलती है, जो धीमे स्वर में कहती है, उसके सिंदूर में ही जीत छुपी है, मांग भरवा लो, बाकी हम सब संभाल लेंगे। और उसके बाद एक शैतानी मुस्कान के साथ वह चुप हो जाती है। यदि यहीं पर पूरा प्लान एक पक्का रूप लेता है। अदिति को गले लगाते हुए अर्शी कहती है, अब कोई नहीं रोक सकता तुझे। फिर कैमरा वापस वर्तमान में आता है, जहां अर्शी, उसका परिवार और कुछ सदस्य मून को गले लगा रहे होते, मानो कोई बड़ी जंग जीत ली हो। उनके चेहरों पर गर्व, चालाकी और साजिश का रंग होता है। मून की आंखों में जीत का चमक होता है, लेकिन ऋषि के चेहरे पर सिर्फ पछतावा। वह सब कुछ देख कर भी चुप है। वो जानता है कि सब गलत है, लेकिन हालात ऐसे बना दिए गए कि वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। जनक की मौजूदगी अब वहाँ नहीं होती, लेकिन उसकी कमी सब महसूस करते हैं। दर्शकों को यह महसूस होता है कि जनक भले ही वहाँ ना हो, लेकिन उसकी टूटी हुई आत्मा और इस इंसान को देख रही है जिसने उसके साथ छल किया। कहानी का यह मोड़ दर्शकों को अंदर तक झकझोर देता है, क्योंकि ये सिर्फ एक धोखा नहीं था। यह उस समय लड़की की आत्मा पर चोट थी, जिसने दिल से किसी को अपना माना और बदले में सिर्फ बेवफाई पाई। जनक का संघर्ष अब यहाँ से शुरू होता है। वह टूट जरूर गई है, लेकिन मिटेगी नहीं। उसकी असली पहचान है जनक, जो
बिखरेगी नहीं, ये बल्कि हर दर्द को अपनी ताकत बनाकर फिर खड़ी होगी। ये झनक की आंखों में दर्द तो था, लेकिन वह उसे दिखाना नहीं चाहती थी। ऋषि ने जिस तरह से अदिति की मांग भरी, उसके बाद उसके लिए अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। उसके होंठ होंठ खामोश थे, लेकिन उसकी आत्मा चीख रही थी। वह जानती थी कि यह सिर्फ धोखा नहीं, बल्कि उसकी अस्मिता पर चोट थी। उसे बार बार यही सुनने को मिला, ऋषि ने अपनी पसंद चुन ली है और तुम्हारे जैसी लड़कियों का प्यार तो बस एक दर्द बनकर रह जाता है। ये शब्द तीर की तरह उसके सीने में चुभे, लेकिन झनक चुप रही। उसकी आंखें झुकी हुई थी, मानो हर सवाल का जवाब उस खामोशी में छिपा हो। उसका दिल चाहता था कि वह चीख चीख कर रो दे, सबके सामने अपना दर्द बहा दे, लेकिन वह शांत रही। शायद इसलिए क्योंकि वह टूट चुकी थी, लेकिन झुकना नहीं चाहती थी। इसी बीच ऋषि भी अपनी भावनाओं की उलझन में फंसा हुआ था। वह एक अलग कमरे में खुद को बंद कर लेता है, आईने के सामने खड़ा होकर खुद भी सवाल करता है। उसके चेहरे पर पछतावे की लकीर साफ दिखती है। बड़बड़ाते हुए वह कहता है, अदिति मेरी जिम्मेदारी बन गई है, लेकिन झनक तुम मेरी खुशी थी। क्या मैं गलती कर गया? अब क्यों ऐसा लग रहा है जैसे मैंने खुद को ही खो दिया हो? उसकी आंखों में अपराध बोध था। वह खुद से आंखें नहीं मिला पा रहा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि दिल और जिम्मेदारी के बीच ये खाई अब कैसे भरी जाएगी। ये वह जानता था कि अदिति के साथ खड़ा होना एक फैसला था, लेकिन झनक के साथ उसका रिश्ता एक एहसास था जिसे वह चाहकर भी भुला नहीं पा रहा था। उधर जनक का दर्द और अकेलापन किसी तूफान से कम नहीं था। अपने कमरे में आईने के सामने खड़ी वह अपनी मांग की खालीपन को देख रही थी। वह वही लड़की थी जिसकी मांग में कुछ दिन पहले सिंदूर था, लेकिन अब बस एक वह वीरान लकीर रह गई थी। जनक अपने माथे को सहलाते हुए खुद से बड़बड़ाने लगी, जिसे मैं अपना मान बैठी, जिसे मैंने अपनी हर सांस में बसाया, उसे ही मेरी आंखों के सामने किसी और को अपना बना लिया। अब मुझे किसी सहारे की जरूरत नहीं। अब मैं ही मेरी ताकत हूँ और मेरी खामोशी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उसी मिरर में जब उसने खुद को देखा तो एक नई झनक की छवि उभरने लगी। दर्द से जन्मा एक आत्मबल जो अब सिर्फ प्यार के लिए नहीं, अपने स्वाभिमान के लिए जिएगा। झनक की आंखें आंसुओं से भरी थी, लेकिन उसका चेहरा दृढ़ निश्चय से चमक रहा था। अब वह वो लड़की नहीं थी जो कि किसी की परछाई बनकर जिए। अब वह अपने लिए जिएगी। यहीं पर दृश्य धीरे धीरे समाप्त होता है और दर्शकों को भीतर तक जोड़ देता है, लेकिन यह अंत नहीं था। कहीं कहानी यहीं थमी नहीं, बल्कि यहीं से एक नई शुरुआत का रास्ता खुलता है। 5 साल बीत जाते हैं। झनक अब उस शहर से दूर अपने गांव लौट चुकी थी। उसने खुद को समेट लिया था। अब वह अपने जीवन को एक नई दिशा दे रही थी। उसकी आंखों में अब ना तो पहले वाला दर्द था, ना ही किसी का इंतजार। वह खुद से प्यार करना सीख चुकी थी, लेकिन वक्त के साथ कुछ भावनाएं खुद ब खुद दिल में लौट आती हैं। ऋषि को लेकर उसके मन में अब भी एक कोना था जो पूरी तरह खाली नहीं हो पाया था। वहीं ये दूसरी तरफ ऋषि की जिंदगी में भी वह सब कुछ ऐसा नहीं रहा जैसा उसने सोचा था। अदिति से रिश्ता निभाते निभाते उसका दिल हर रोज उस एक अधूरी कहानी की तरफ खींचता चला गया जिससे उसने कभी झनक के साथ जिया था। किसी मोड़ पर जब झनक को शहर लौटने की ज़रूरत पड़ती है तो वह अनजाने ही उसी जगह पहुंचती है जहां उसका अतीत उसके सामने खड़ा होता है। ऋषि की ये नज़र जब झनक पर पड़ती है तो सब कुछ एक पल के लिए थम जाता है। झनक पहले से बिल्कुल बदल चुकी थी। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था, चाल में ठहराव और चेहरे पर वो शांति जो किसी बड़े तूफान के बाद आती है। लेकिन अदिति, जिसने सोचा था कि वह झनक को हमेशा के लिए पीछे छोड़ चुकी है, जब झनक को वापस देखती है तो उसके भीतर की असुरक्षा जाग उठती है। अदिति ये बर्दाश्त नहीं कर पाती कि झनक दोबारा ऋषि की ज़िंदगी में वापस आ जाए। उसका डर, उसका गुस्सा, उसका पागलपन फिर से सिर उठाने लगता है। वह अपनी माँ अर्शी के पास जाती है और कहती है, माँ, झनक वापस आ गई है, मैं उसे फिर से सब कुछ नहीं छीनने दूंगी। अर्शी, जो पहले भी इस खेल की बड़ी खिलाड़ी थी, मुस्कुराती है और कहती है, अगर वह लौटी है तो हम भी तैयार रहेंगे। अब की बार झनक को फिर मौका नहीं मिलेगा। दोनों मिलकर एक नई साजिश रचते हैं। अदिति का मन अब सिर्फ ऋषि के साथ नहीं, झनक को हर हाल में नीचे गिराने का ऊपर केंद्रित था। लेकिन इस बार झनक कमजोर नहीं है। वह जानती है कि जो अतीत उसे तोड़ गया था वही अब उसकी सबसे बड़ी ताकत है। यही टकराव, यही संघर्ष और इन्हीं भावनाओं के जाल में उलझती कहानी अब एक नए अध्याय की ओर बढ़ती है, जहाँ प्यार, स्वाभिमान और साजिशों की एक नई जंग शुरू होने वाली है।